हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपके दारा कारक के बारे में। आपका दारा कारक नवमांश में कौन से वो गहरे रहस्य हैं जो आपके संबंध, आपके विवाह के बारे में छुपा के बैठा हुआ है, सबको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आप इस सेशन को दारा कारक का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इस सेशन को दारा कारक का या विवाह का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो ज्योतिष के बारे में नहीं भी जानता, जैसे नहीं पता दारा कारक क्या है, आत्म कारक क्या है, सप्तम भाव क्या है, सप्तमेश क्या है, शुक्र क्या है, शुक्र से सप्तम भाव क्या है, बस वो तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो उसके मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं। वो सोचता है अपने विवाह के बारे में, सोचता है अपने रिलेशन के बारे में। वो दिन भर सोचता है कि मेरा रिलेशन विवाह में टर्न करेगा या नहीं करेगा। उसके मन में आइडियाज़ आते हैं कि प्रेम विवाह होगा, अरेंज विवाह होगा। उसके मन में आइडियाज़ हैं कि प्री मैरिज कैसा होगा, क्या आसानी से जीवन साथी मिल पाएगा, और अगर आसानी से जीवन साथी मिल गया तो पोस्ट मैरिज कैसा होगा, क्या मुझे सेपरेशंस, डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई भी पेनफुल चीज़ उसका सामना करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और मैं इस चीज़ को सामान्य तरीके से बस समझना चाहता हूँ कि कैसे मैं इस चीज़ को डिकोड करूँ। तो उन लोगों के लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, ताकि आप अपने चार्ट से, अपनी कुंडली से खुद ही अपने प्रिडिक्शंस को निकाल पाएँ, खुद ही उसको और डेप्थ में समझ पाएँ कि भाई ये चीज़ें इसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, तो कुछ ऐसा ऐसा मेरे जीवन के विवाह डायमेंशन में, आयाम में घटित हो सकता है। आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करेंगे, उस ग्रह को कहा जाता है दारा कारक। आपने शायद इसका नाम सुना हो कि आपका दारा कारक आपके जीवन में, आपके विवाह के क्षेत्र में, आपके रिलेशन के क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह आपको प्री मैरिज की पार्टनर कैसा होगा, कहाँ मिलेगा, से लेके पोस्ट मैरिज कि जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ रहेगा या नहीं रहेगा। कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल मल्टीपल रिलेशंस, ऐसी चीज़ें तो देखने को नहीं मिलेंगी। या वो एक कन्फ्यूज़न भी होता है मन में कि शायद विवाह मेरे लिए बना ही ना हो, विवाह के बाद भाग्य उदय होगा या नहीं होगा। सब क्वेश्चंस के आंसर देने में समर्थ है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक से अगर आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो आप उतनी ही गहराई में अपने विवाह के, अपने रिलेशन के डायमेंशन को, आयाम को समझ पाएंगे। और जब मैं गहराई कहता हूँ तो गहराई का अर्थ है कि आपको नवमांश कुंडली को एनालाइज करना होगा, क्योंकि लगन कुंडली एक्सपेक्टेशन है, आपकी इच्छाएं हैं। कुछ हर व्यक्ति के मन में इच्छाएं भी होती हैं कि मेरा धन यहाँ से आए, मेरा संबंध ऐसा हो, मेरा संबंध वैसा हो। लेकिन रियलिटी, वास्तविकता, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई नवमांश कुंडली से ही हमें समझ आती है। ध्यान रखिएगा, ज्योतिष जो है वो देश काल पात्र के अकॉर्डिंग काम करती है। जहाँ पर काल का अर्थ समय के साथ साथ सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग है। सोच के देखिएगा, कलयुग में, सतयुग में ज्योतिष के फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल बदलेंगे नहीं। अगर आज जुपिटर का अर्थ ज्ञान है तो सतयुग में भी उसका अर्थ ज्ञान ही था, त्रेता में भी ज्ञान ही था, द्वापर में भी ज्ञान ही था। बट उसके काम करने का तरीका, कुंडली का एक्टिवेशन, वो बहुत हद तक परिवर्तित हो चुका है। जब मैं कहता हूँ परिवर्तित हो चुका है, इसका अर्थ है कि लगन कुंडली आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी इच्छाएं हैं। जो व्यक्ति बाहर से कैसा दिखाई देता है, आप लगन कुंडली से समझ सकते हैं। जैसे कई केसेस में मैं देखता हूँ कि जीवन साथी जो है बाहर से कुछ अलग दिखाई दिया, लेकिन रियलिटी, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई कुछ अलग थी, जो नवमांश कुंडली से समझने में आती है। इसीलिए कई बार रीडिंग्स गलत भी हो जाती हैं, प्रिडिक्शंस दिए हुए गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में संबंध आएगा, ठीक है, लगन कुंडली से आ सकता है, एक्सपेक्टेशन है, आपकी भी है, सामने वाले पर्सन की भी है, लेकिन रियलिटी, उसकी गहराई, उसकी वास्तविकता क्या है, ये बिना नवमांश के संभव नहीं है। आज हम दारा कारक को, वो ग्रह जो कि कुंडली में सबसे कम डिग्री का होता है, नवमांश कुंडली में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस सेशन को कंटिन्यू देखेंगे, बिना टाइम स्टैम्प्स में जंप करें, तो आप बहुत गहराई में अपने संबंधों को और लोगों के संबंधों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हो सकता है ये सेशन एकमात्र आपको मैरिज या फिर रिलेशनशिप का परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बना दे। आपके पास जिस भी तरह के क्वेश्चंस आए, आप मात्र इस सेशन के माध्यम से उनका जवाब दे पाएँ, उनको समझ पाएँ, उनको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि दारा कारक क्या होता है और दारा कारक को कैसे ढूंढा जाए। तो आपके सामने एक बर्थ चार्ट है। ये बर्थ चार्ट एम्प्टी है, इसमें कोई प्लैनेट का नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन होता क्या है कि प्लैनेटों के नेम होते हैं, प्लैनेटों का प्रकार होता है। तो ये सेकंड चार्ट है, इसमें प्लैनेटों के आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ये जो प्लैनेटों के आगे नंबर है ना,
यही उनकी डिग्री है, ये उनके अंश हैं। इन अंश से हमें ये पता लगता है कि कौन सा ग्रह आपका आत्म कारक है, कौन सा ग्रह आपका दारा कारक है। दारा कारक वो ग्रह होता है जो कि कुंडली में सबसे कम डिग्री का हो। अब इस केस के अंदर अगर आप शुक्र को देखेंगे तो शुक्र की डिग्री बहुत कम है। आपके चार्ट में देखिए, आपकी कुंडली में देखिए किस ग्रह की डिग्री सबसे कम है। जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम होंगे वो आपका दारा कारक बन जाएगा। दारा कारक के अंदर हमें राहु को इंक्लूड करना चाहिए। कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इंक्लूड नहीं करते हैं और कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इंक्लूड करते हैं। हम राहु को इंक्लूड करते हुए चलेंगे क्योंकि राहु कलयुग का कारक है। आप कलयुग में राहु को अवॉइड नहीं कर सकते। तो मान लीजिए राहु की डिग्री आपके चार्ट में 29 है, तो क्या राहु आत्मकारक बनेगा या दारा कारक बनेगा? राहु दारा कारक बनेगा, क्योंकि राहु की डिग्री को आपको 30 में से घटा लेना है। तो पहले आपको ये करना है कि कुंडली का सबसे कम डिग्री का प्लैनेट देखिए 7 प्लैनेटों के अंदर से। जैसे इस कुंडली में शुक्र है, तो शुक्र की डिग्री को अलग से नोट कर लीजिए कि इसकी डिग्री सबसे कम है 0 डिग्री 44 मिनट्स। अब दूसरी बार में राहु की डिग्री को देखिए। जैसे यहाँ पर प्लैनेट राहु की डिग्री है 14 डिग्री 40 मिनट। तो अगर मैं 14-40 को 30 में से घटाऊंगा तो मुझे अराउंड 15-20 के आसपास का नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 15-20 0 डिग्री से बहुत बड़ा है। इसका अर्थ है कि मुझे शुक्र को ही दारा कारक के रूप में लेना है। आप भी अपने चार्ट के अंदर दारा कारक को इसी तरह ढूंढिए। पहले उस प्लैनेट का नाम लिख लीजिए जिसकी डिग्री सबसे कम है, उसकी डिग्री को अलग पेपर पे लिख लीजिए और राहु को भी देखिए। राहु की डिग्री को 30 में से घटा लीजिए। अगर 30 में से घटाने के बाद राहु की डिग्री उस ग्रह की जो आपने लिखा है उससे कम आती है तो राहु आपका दारा कारक बन सकता है, और अगर नहीं आती है तो फिर वही प्लैनेट आपका दारा कारक होगा। दारा कारक एज पर जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, जैमिनी ज्योतिष के अनुसार दारा कारक, दारा का अर्थ ही होता है स्पाउस, जीवन साथी। तो दारा कारक मतलब जीवन साथी को लाने वाला ग्रह, जीवन साथी के बारे में बताने वाला ग्रह, जीवन साथी की प्रोफाइल बताने वाला ग्रह। सतयुग के अंदर इसको केवल इतने तक सीमित रखा जा सकता है। द्वापर में, त्रेता में भी रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जीवन साथी का अर्थ है जीवन साथी। लेकिन कलयुग में और आज के समय जब आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, मल्टीपल रिलेशंस भी हैं, विवाह केवल विवाह नहीं है, वो 7 जन्मों का बंधन नहीं है। हो सकता है इसी जन्म के अंदर आप उसको टूट देखें। लोगों के केसेस में आप देखेंगे कि भाई उनका डिवोर्स हो गया, तो जहाँ 7 जन्म चलने की हम बात कर रहे थे वो तो इसी जन्म में हिल गया। तो ये भी एक फैक्टर है जो इंक्लूड हो चुका है। आजकल बहुत सारे केसेस आप देखेंगे जिसमें रिलेशनशिप है लेकिन वो विवाह की तरफ जाने में बड़ी परेशानी महसूस कर रही है, जा ही नहीं पा रही, जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इन सब का आंसर आपको इस दारा कारक के माध्यम से मिल सकता है। उन केसेस में भी जिनमें मैं मदर फादर को परेशान देखता हूँ कि बच्चे ने मना ही कर दिया विवाह के बारे में, उसने कहा मुझे करना ही नहीं है, नो टू मैरिज, उसका आंसर भी आपको आपका दारा कारक दे सकता है। अब आप कहेंगे कैसे दे सकता है, तो 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। दारा कारक आपके प्री मैरिज में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि दारा कारक जीवन साथी को लाने वाला ग्रह है। कई केसेस में मैं देखता हूँ कि नवमांश कुंडली के अंदर अपनी नवमांश कुंडली बना लीजिएगा। आपकी नवमांश कुंडली के अंदर अगर आपका दारा कारक कुंडली के 6ठे भाव में या 8वें भाव में आ गया है तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की विवाह को लेके जो इच्छा है, जो इंटेंसिटी है, जो डिज़ायर है, शायद वही कहीं ना कहीं हिचकोले खा रही है। अब आप एक ऐसे केस के बारे में बताइए जिसमें आपकी स्वयं की इच्छा संबंध के बारे में ना हो, या फिर आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग आपको संबंध में हतोत्साहित कर दें। प्रोत्साहित करने की जगह, आपकी समर्थन करने की जगह आपको हतोत्साहित कर दें कि भाई तुम्हें संबंध करना ही नहीं है। जैसे आपका दारा कारक नवमांश कुंडली के 6ठे भाव में है या 8म भाव में है, आपने शुरुआत में ही अपने परिवार में संबंधों को बिखरते हुए देखा, संबंधों को परेशान देखा, डिस्प्यूट में देखा, आपके मन में वहीं एक आइडिया सेट हो जाएगा कि नहीं यार, विवाह जो है वो शायद इतनी काम की चीज़ नहीं है जितना पैसा हो सकता है या कुछ और हो सकता है। और ऐसे केस में फिर मदर फादर बच्चे के चार्ट को लेकर परेशान होते रहते हैं। भाई आपने जिस एनवायरनमेंट में इसको रखा था, जहाँ पे इसको रखा था, वहीं पे इस समस्याएं इतनी ज़्यादा थी कि इसका मन, इसकी इच्छाएं, इसके डिज़ायर वो संबंध को लेके अब हतोत्साहित हो चुकी हैं। दूसरा केस भी हो सकता है जिसमें आप विवाह करना ही नहीं चाहते, आपने कह दिया है कि नहीं, मुझे नहीं करना,
तो आपका दारा कारक एक प्लैनेट होगा, जैसे कि आपका दारा कारक मान लीजिए शनि देव है, शनि बिकम्स योर दारा कारक। हमने कहा सैटर्न आपके दारा कारक हो गए, ठीक है। आपने नवमांश में देखा कि शनि देव जो हैं वो नवमांश में अपने नीच नवमांश मेष में बैठे हुए हैं। ये इंडिकेट करेगा कि व्यक्ति यहाँ पर संबंध को उतनी प्राथमिकता नहीं देता, उतनी प्रायोरिटी नहीं देता। शायद वो उसे एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता, उसे समझना ही नहीं चाहता। प्री मैरिज में ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। आपने 50 टाइमलाइन देख ली, जो सप्तम भाव से कनेक्टेड प्लैनेट थे उनकी दशा आ गई, सब दशा आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी संबंध नहीं हुआ। कारण क्या है? जीवन साथी मिला ही नहीं। पहले केस में जहाँ की दारा कारक कुंडली के नवमांश में छठे 8वें भाव में है, वो तो सीधा इंडिकेट करता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपका जो आस पड़ोस है, शायद वो आपके विवाह में सहयोग उस तरह नहीं कर पा रहा जिस तरह उसे करना चाहिए। और दूसरा केस है जिसमें आपका दारा कारक नीच नवमांश में चला गया है। शनि का नीच नवमांश मेष होता है, सूर्य का नीच नवमांश तुला होता है, चंद्रमा का नीच नवमांश वृश्चिक होता है। तो अपने दारा कारक का नाम लिखिए कि मेरा दारा कारक है प्लैनेट चंद्रमा। नवमांश में देखिए क्या आपका चंद्रमा 8 नंबर में तो नहीं है। आपने अपने दारा कारक का नाम लिखा गुरु, जुपिटर। आपने नवमांश को खोला, कहीं आपका जुपिटर 10 नंबर के नवमांश में तो नहीं है। अगर ये उस नवमांश में होगा तो ये आपके विवाह की, आपके संबंधों की संभावनाओं को दिन प्रतिदिन कम करेगा। क्योंकि ऐसे केस में या तो आपका स्वयं का मन संबंध के प्रति नहीं है, जो कि मूल बात है। अगर आपका दारा कारक नवमांश में किसी नीच नवमांश में आ गया, हर प्लैनेट का नीच नवमांश होता है, जैसे कि बुध का नीच नवमांश है मीन नवमांश। तो आपने देखा मेरा दारा कारक बुध है, लेकिन नवमांश में साहब वो 12 नंबर में बैठा हुआ है। ऐसे केस में क्या होता है? मन ही नहीं होता संबंध में जाने का। व्यक्ति कहता है नहीं, संबंध बात की बात है, भविष्य में देखेंगे, अभी नहीं इसको एक्सप्लोर करना है। या फिर सही संबंध या सही साथी का ना मिल पाना। तो अगर आप अपने दारा कारक को नवमांश में नीच के नवमांश में देखते हैं या नीच के ग्रह के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जैसे कि आपका दारा कारक है मंगल का नीच नवमांश होता है कर्क। आपने देखा मंगल कर्क में ही बैठा हुआ है। तो ऐसे केस में आप वरीड हैं एक्स्ट्रा मैरिटल के प्रति, आप वरीड हैं डिवोर्स के प्रति, सेपरेशन के प्रति, बच्चों के प्रति, आज से 50 साल के प्रति। लेकिन वास्तविकता ये है कि विवाह होना ही यहाँ बड़ी बात है। आपका विवाह की तरफ वो इनिशिएटिव लेना ही बड़ी बात है। क्योंकि आप पहले ही कह देंगे नहीं, शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है ठीक, शायद मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए वैसा मिल ही नहीं पा रहा। अब इसी दारा कारक को अगर आप किसी नीच के प्लैनेट के साथ देखें, जैसे कि आपका चंद्रमा है, वो आपका चंद्रमा बैठा हुआ है मान लीजिए गुरु के साथ, मून और जुपिटर दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अब आपने देखा कि चंद्रमा तो नीच का नहीं होता मकर नवमांश में, लेकिन गुरु मकर में नीच का होता है। तो इसका भी अर्थ यही है कि शायद जिस पर्सन की आप तलाश कर रहे हैं या जैसा जीवन साथी आप चाहते हैं, शायद वो नहीं मिल पा रहा। इस वजह से विवाह की तरफ जाने की जो इच्छा है वो चार्ट के अंदर बलवती नहीं है, प्रभावी नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, पावरफुल पोजीशन में नहीं आ पा रही है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ आई होगी। ये होता है प्री मैरिज में। संबंध अगर मिलेगा ही नहीं 35, 40, 45 तक, और आप समय देखते जा रहे हैं, दशा देखते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरा पोस्ट मैरिज खराब है, मैरिज के बाद मुझे सेपरेशन होगा, बट रियल प्रॉब्लम है प्री मैरिज में। मैंने ऐसा ही एक केस देखा जिसमें पर्सन इज कंसर्न मेरा शनि दारा कारक है, नवमांश में वो नीच का है, क्या मेरी मैरिज खराब होगी? आई एम लाइक मैरिज हो जाए यही बड़ी बात है। और एक बार अगर वो हो जाती है उसके बाद चीज़ें ईजी हैं, क्योंकि पोस्ट मैरिज और प्री मैरिज में लोगों को फ़र्क करना ही नहीं आता। लोगों को यही समझ नहीं आता कि जीवन साथी होगा तब तो विवाह होगा, जब वो है ही नहीं तो क्या हवा में या किसी जादू के साथ विवाह थोड़ी कर लेंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब तीसरा केस है जो कि है घोस्टिंग का, मतलब आप किसी रिलेशनशिप में हैं, बेंचिंग, घोस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, आप किसी रिलेशन के पार्ट हैं लेकिन आपका पार्टनर आपको एक क्लैरिटी नहीं दे रहा, मतलब यू आर स्टिल कन्फ्यूज कि भाई इसके अंदर चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है मेरे संबंध में। तो अपने दारा कारक को नवमांश में लीजिए। अब जैसे कि इसी केस में हम देखते हैं कि दारा कारक जो है वो नवमांश के अंदर कहाँ पर है, आप ये पता करिए। आपने देखा कि यार मेरा दारा कारक नवमांश में
जो है वो बैठा हुआ है राहु के साथ, या मेरा तारा कारक नवमांश में केतु के साथ बैठा हुआ। अब अगर कोई कहे कि राहु ही मेरा दारा कारक हो गया है, तो ठीक बात है भाई, राहु दारा कारक हो गया है तो ये घोस्टिंग बेंचिंग ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप राहु व्हेन बिकम्स दारा कारक रिलेशन को नॉर्मल रिलेशन तो कह ही नहीं सकते। अब हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर आपका पार्टनर, आपका रिलेशन में जो पर्सन है, वो आपको क्लियरली बता ही नहीं रहा कि उसके मन में चल क्या रहा है, या आपके मन मस्तिष्क को, रिलेशन को समझना है, लेकिन आपके समझ ही नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई रिलेशनशिप। आपका ये क्वेश्चन है या ये कंसर्न है। आपने अपने दारा कारक को नवमांश के अंदर देखना है। नवमांश में मान लीजिए आपका दारा कारक है चंद्रमा, लेट्स से मून इज योर दारा कारक, और मून नवमांश में राहु के साथ है, राहु के साथ नहीं है तो केतु के साथ है, केतु के साथ कंजंक्शन में नहीं है तो मान लीजिए शनि के साथ है। मैं शनि को इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा इतना स्ट्रांगली, बट राहु और केतु को करूँगा। अगर आपका नवमांश में दारा कारक राहु और केतु के साथ आ जाता है, युति बना लेता है, तो इसका अर्थ है संबंध को लेके कन्फ्यूज़न बना रहेगा। यहाँ पर सामने वाला पर्सन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बिहेव कर सकता है, इसकी कोई भी शंका या शक अपने मन में मत रखिएगा कि हाँ सामने वाले पर्सन की तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा, अगर दारा कारक किसी का वृश्चिक नवमांश में आ जाए, मान लीजिए आपका दारा कारक जुपिटर है, आपने देखा कि मेरा दारा कारक वृश्चिक नवमांश में है, तो दारा कारक का वृश्चिक नवमांश में होना इट्सेल्फ इंडिकेट करता है कि आपका जो संबंध होगा, इसमें जो जीवन साथी है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को हाइड कर सकता है, छुपा सकता है। तो ऐसे केसेस में रिलेशनशिप के अंदर घोस्ट हो जाना, बेंचिंग, एक पर्सन दूसरा पर्सन साथ में है, पता ही नहीं है कि किसके साथ संबंध बनाना है किसके साथ नहीं, सारे इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको अपने दारा कारक को फिगर आउट करना है, उसको नवमांश में लेके जाना है, उसकी युति को देखना है, क्या वो राहु के साथ या केतु के साथ तो नहीं है, या कहीं वो वृश्चिक नवमांश में तो नहीं गया। इन दो नवमांशों के अंदर इसकी संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं कि आपका जो जीवन साथी है या आपका जो पार्टनर है, जिस रिलेशन में आप हैं, वो आपसे कुछ हाइड कर सकता है, छुपा सकता है, घोस्ट कर सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ प्लैनेट राहु। अब यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल या मल्टीपल रिलेशंस, तो ये कैसे देखे जाता है। आपको पता है एक्स्ट्रा मैरिटल या मल्टीपल रिलेशन देने की संभावना या पावर या शक्ति दो नवमांशों में सबसे अधिक है। एक तो है मिथुन नवमांश और एक है कौन सा नवमांश, धनु नवमांश। तो मिथुन से तो आप समझ जाएंगे, मिथुन का अर्थ होता है मैथुन, तो मैथुन का इंडिकेशन ही है कि भाई द्वैध नवमांश है, ड्वालिटी है मेरे अंदर, मैं एक नहीं बहुसंख्या में विश्वास करता हूँ, बहुसंख्यक हूँ। कई बार तो मिथुन का को रूलर राहु भी ले लिया जाता है, क्योंकि मिथुन के अंदर ये संभावना है, राहु का मूल वास है मिथुन के अंदर। तो मान लीजिए आपका दारा कारक मिथुन या धनु नवमांश में है, और धनु नवम भाव का अधिपति है। नवम भाव से हम जनरली विवाह के साथ साथ जो रिलेशंस रहते हैं, जो विवाह के साथ साथ चल रहे हैं, उनको लेते हैं। तो अगर आपका दारा कारक द्वैध नवमांश, उसमें भी धनु या फिर मिथुन के अंदर है, आपने देखा कि मेरा जो दारा कारक है वो प्लैनेट शनि है, और शनि जब मेरा बैठा हुआ है धनु के अंदर, अकेला बैठा हुआ है, दूसरे किसी के साथ नहीं है, तब भी एक इंटेंसिटी दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति किसी एक्स्ट्रा संबंध की तरफ जा सकता है। ऐसे केसेस में एक्स्ट्रा संबंध या एक्स्ट्रा रिलेशन रह सकते हैं। तो अगर आप अपने दारा कारक को धनु या मिथुन नवमांश में देखें, सहज में देखें, या फिर मिथुन के अंदर, जैसे यहाँ पर सहज है, ये आपने देखा कि आपका शनि सहज में बैठा हुआ है, धनु नवमांश में है, तो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध हो सकते हैं। मतलब ये एक इंडिकेशन है, क्योंकि संख्या बड़ी है। ऐसे केसेस में मल्टीपल संबंध भी संभावित होते हैं। थोड़ा इसको और एक्सटेंड करते हैं। वैदिक ज्योतिष में चीटिंग का कारक है चंद्रमा। पसंद आए बात, नहीं पसंद आए, लेकिन चंद्रमा चीटिंग का कारक है। अगर मान लीजिए आपका दारा कारक नवमांश के अंदर मिथुन या धनु में है और चंद्रमा के प्रभाव में और आ गया, चंद्रमा के साथ कंजंक्शन में है, यहाँ भी चंद्रमा के साथ कंजंक्शन में है, दोनों एक ही नवमांश के अंदर है, तब ये इंडिकेट कंफर्म रूप से करेगा कि हाँ यहाँ पर व्यक्ति का जो संबंध है वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, वो बने हुए संबंध में कुछ चीट कर सकता है।
ये आपकी तरफ से भी हो सकता है और सामने वाले पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। जनरली एक टेंडेंसी है जो हमें रिलेशन में देखने को मिलेगी। आपको बस ये देखना है कि आपके नवमांश के अंदर धनु और मिथुन, ये दो नवमांश प्रमुख नवमांश हैं जिनसे कि एक्स्ट्रा संबंध बनते हैं। आपने देखा धनु नवमांश में और मिथुन नवमांश में प्लैनेट है और प्लैनेट के साथ चंद्रमा जैसा प्लैनेट युति में है, कंजंक्शन में है, तो ये कन्फर्मेशन है इस कॉल का। अब इसके अंदर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, जैसे मान लीजिए इसमें शनि और आ गया, तो नवमांश में जो शनि है वो कार्मिक कंट्रोल दिखाता है, तो इसका इंडिकेशन है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, लेकिन उसके बाद एकदम से लिमिट आ जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा, वापस अपने पथ पे आ जाओगे। और मान लीजिए यहीं पर राहु इंक्लूड हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा हवा वो रिलेशनशिप को दे सकता है। जनरली वरिड नहीं होना चाहिए अगर धनु या फिर मिथुन नवमांश में आपका दारा कारक हो, लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इन नवमांशस के अंदर पॉसिबिलिटी होती है जिसमें ये एक्स्ट्रा संबंध व्यक्ति को प्रदान कर दे। तो आपको ये देखना है कि आपका दारा कारक कहाँ पे है, धनु नवमांश में है, मिथुन नवमांश में है, वहाँ पर उसके साथ क्या चंद्रमा विराजमान है, क्या वहाँ पर उसके साथ राहु विराजमान है। अगर राहु है तो भी ठीक है, लेकिन चंद्रमा का योगदान एक्स्ट्रा संबंध के तरफ व्यक्ति को पुश करता है, लेके जाता है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ है जो हमें समझनी होगी फ्रॉम दिस। अब यहीं से समझते हैं थोड़ी और गहरी बात, वो है सेपरेशन की बात। देखिए वैदिक ज्योतिष में सेपरेशन जो है वो केवल एक नाम नहीं है, उसको उसका एक पूरा डायमेंशन है, एक पूरा उसका तरीका है काम करने का। सेपरेशन का मूल कारक कौन है? सेपरेशन का मूल कारक है केतु और पृथकतावादी ग्रह सूर्य। जब आप सूर्य को देखते हैं दिन में 12 बजे, तो क्या आप उसे देख पाते हैं? जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही घर के अंदर भाग आएंगे। पता है ये क्या होता है? ये होती है पृथकता। ये आपने सूर्य को देखा, आप देख नहीं पाए। चंद्रमा को अगर आप देखें तो आप देखते रह जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा में आकर्षण है, सूर्य में पृथकता है। तो सूर्य और केतु दो पृथकतावादी ग्रह हैं। अगर आपकी नवमांश कुंडली में आपका दारा कारक, लेट से आपका दारा कारक जिसकी डिग्री सबसे कम है वो है शुक्र, आपने कहा कि नवमांश में मेरा शुक्र सूर्य के साथ युति बना के बैठा हुआ है, पता है क्या ये इंडिकेट करेगा? हाँ, पृथकता एक मूल प्रभाव है जो आपको आपके संबंध में दिखाई दे सकता है। पृथकता वहाँ हो सकती है, पृथकता वहाँ पे रह सकती है। अब आप कहेंगे कि क्या शुक्र सूर्य के साथ हो, दारा कारक सूर्य के साथ हो या केतु के साथ हो तभी हम पृथकता कहेंगे? जी हाँ, यहाँ पर पृथकता ये दिखाते हैं, लेकिन आपको दारा कारक की भी कमजोरी देखनी होगी। मान लीजिए आपका दारा कारक छठे भाव में ही बैठा है और उसके साथ केतु भी है, तो ये संबंधों में तनाव या सेपरेशन दिखा सकता है। ऐसे केसेस में एक या दो संबंध अगर पर्सन के टूट जाएं तो उससे कहा जा सकता है कि भविष्य के जो संबंध हैं आपके वो कुछ हद तक सुरक्षित हैं, क्योंकि शुरुआती संबंधों पे उनका प्रभाव आ चुका है। मान लीजिए आपका दारा कारक है शनि और शनि के साथ सूर्य बैठे हुए हैं, तो इसका प्रभाव और गहरे स्तर पे आएगा, क्योंकि शनि आपके दारा कारक हुए, सूर्य पृथकता, सेपरेशन कॉजिंग प्लैनेट। तो एक फियर, एक इनसिक्योरिटी बनी रहेगी कि यार सेपरेशन ना हो जाए। अभी शनि की भी स्थिति को देखिएगा जो मैंने शुरू में बताई है। कई केसेस में क्या होता है, ऐसी सेपरेशन की वजह से व्यक्ति संबंध में जाता ही नहीं। अगर ये शनि मान लो नीच के हैं, नीच नवमांश मेष में है, सूर्य भी शनि के साथ है या केतु शनि के साथ है, तो व्यक्ति क्या कहेगा, छोड़ो यार, शायद ये चीज़ अपने लिए ना हो, शायद अपने लिए इसको एक्सप्लोर करना ठीक ना हो। तो इस तरह से आप सेपरेशन को भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, इस कुंडली में कहीं ना कहीं जो मेन फियर है वो सेपरेशन का हो सकता है या पृथकता का हो सकता है। अब अगर ये धनु नवमांश या फिर धनु नवमांश या मिथुन नवमांश में हो, तो धनु और मिथुन एक्स्ट्रा संबंध देते हैं। इसका अर्थ है कि पहले व्यक्ति एक्स्ट्रा संबंध की तरफ जाएगा। नवमांश ग्रह से पहले आता है कि पहले व्यक्ति एक्स्ट्रा संबंध की तरफ जाएगा, उसके बाद कोई सेपरेशन होगा, क्योंकि धनु और मिथुन नवमांश एक्स्ट्रा संबंध के नवमांश है। तो आप एक एक चीज़ को जोड़ के एक गहरा एक प्रेडिक्शन का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ये आपके विवाह के अंदर पहले ये होगा एंड देन ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ये हुआ सेपरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं भाग्य उदय की। कई बार लोग पूछते हैं कि विवाह के उपरांत भाग्य उदय होगा या नहीं होगा, आसानी से इसके बारे में कैसे कहा जाए। देखिए, अगर आपका दारा कारक नवमांश के अंदर उच्च का है तो अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि जीवन साथी के आने के बाद भाग्य उदय की संभावनाएं हैं। इवन रिलेशनशिप या किसी संबंध के बनने के बाद
भाग्य उदय की संभावनाओं को इनकार या मना नहीं किया जा सकता। अगर आप देखते हैं कि आपका दारा कारक नवमांश में उच्च का है तो इस बात को सीधे सीधे कहा जा सकता है। वहीं आपने देखा कि आपका दारा कारक नवमांश के अंदर एग्जॉल्टेड नहीं है लेकिन गुरु के साथ है। मान लीजिए आपका दारा कारक जुपिटर के साथ है, आपका दारा कारक है शनि और बैठा है युति में गुरु के साथ जुपिटर, तो शनि और गुरु का कंजंक्शन आपको इंडिकेट करेगा कि भाई आपके जीवन साथी की वजह से भाग्योदय हो सकता है। अगर वहाँ शुक्र भी आ जाए या अकेला शुक्र भी हो गुरु की जगह तो भी ये भाग्योदय को इंडिकेट करेंगे, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही अच्छे प्लैनेटों की कैटेगरी में आते हैं नवमांश की जहाँ तक बात है, एज दे आर होल्डिंग द पुष्कर नवमांश को वो कंट्रोल करते हैं। दूसरा, आपने आपका दारा कारक देखा कि आपका दारा कारक शुभ नवमांशों के अंदर है। शुभ नवमांश कौन कौन से होते हैं? शुभ नवमांश का अर्थ है गुरु के नवमांश में है, शुक्र के नवमांश में। आप सोचेंगे शुक्र का कौन सा नवमांश होता है? भाई शुक्र एज ए प्लैनेट लिखो वीनस की 2 राशियां होती हैं, 2 और 7। गुरु का नवमांश, गुरु एज ए प्लैनेट लिखिए, गुरु की 2 राशियां हैं 9 और 12। तो आपने देखा आपका जो दारा कारक है वो 9 नंबर में है नवमांश के अंदर, 2 में है, 7 में है, 12 में है। तो ये दिखाता है कि जीवन साथी के आने के बाद भाग्य उदय की संभावनाएं बहुत अच्छी इस कुंडली में है, प्रेजेंट है। तो ऐसे केसेस में आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, विवाह आपके लिए भाग्य उदय लेके आ सकता है। तो आपको इससे वरिड होने की या डरने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद आता है कन्फ्यूज़न कि विवाह करूं या ना करूं। आपसे लोग पूछेंगे, जब आप कंसल्टेशंस दोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि मैं विवाह करूं या ना करूं, आप कैसे इसका जवाब देंगे? बहुत गहरी बात है। मैंने अभी 2-3 केसेस ऐसे देखे जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि भाई यहाँ विवाह करना ठीक नहीं है, और उस व्यक्ति ने उस बात को मान के 7 से 8 साल निकाल दिए, और एक्चुअल में विवाह के बाद भाग्य उदय की संभावनाएं थी। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि विवाह आपके लिए ठीक नहीं है? या कब ये पता लगेगा कि आप विवाह को लेके कंफ्यूज हैं? तो हम बात करते हैं पहले कन्फ्यूज़न की। तो कन्फ्यूज़न को देखने का सीधा सा तरीका है, आपको अपने चार्ट के अंदर जो कंबस्ट है ना, जो प्लैनेट अस्त है, उसका नाम लिख लेना है, अस्त प्लैनेट अस्त कैसे होता है? तो इन केसेस में देखते हैं, जैसे कि इस यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इस केस में बुध रेट्रोग्रेड है, मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड। आपके केस में हो सकता है कि बुध के आगे सी लिखा हुआ हो, वीनस के आगे सी या अस्त लिखा हुआ हो। अगर आपने देखा कि आपका बुध अस्त है, जैसे कि इस केस के अंदर, तो बुध की 2 राशियां होती हैं, कौन कौन सी? 6 और 3। तो बुध की यहाँ पर हमें 2 राशियां देखनी है, 6 और 3। आपने देखा कि बुध की 2 राशियां हैं, तो 2 ही नवमांश है बुध के, 6 और 3। आपका बुध कंबस्ट है। अब आपको बस ये नंबर याद रखना है कि 6 और 3। लेट से आपका शुक्र भी कंबस्ट है, तो शुक्र के 2 नवमांश होते हैं, 2 और 7। तो इस नंबर को भी याद रखिएगा, 2 और 7। ठीक है। अब अपनी नवमांश कुंडली खोलिए, जैसे कि इस केस में ये नवमांश है। दारा कारक को पकड़िए कि आपका दारा कारक कौन है, और उसको देखिए कहीं वो इन नंबर्स में ना हो, 6, 3, 2 या 7। अगर वो इन नंबर्स के अंदर है तो इसका अर्थ है आप अपने विवाह या संबंध को लेके कंफ्यूज हैं। आप लोगों से कंसल्ट करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, आप पूछते हैं, सोचते हैं कि मेरा संबंध कैसा होगा, क्या वो ठीक होगा या ठीक नहीं होगा, क्या वो ईजी है या ईजी नहीं है। ये सोचना यहाँ से आता है। वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये जानना है कि आप अपने संबंध को लेके कंफ्यूज हैं या नहीं। आपने देखा कि आपका बुध, जैसे यहाँ रेट्रो है, आपका बुध कंबस्ट है, तो बुध आपने नेम लिखा और उसके 2 नवमांश हुए, 3 और 6। जब आपने देखा जुपिटर कंबस्ट है, जुपिटर के 2 नवमांश, 9 और 12। आपने अपने दारा कारक को उठाया, नवमांश कुंडली में आप गए, आपने देखा यार मेरा दारा कारक तो 9 नंबर में ही बैठा है। ये दिखाता है कि आप अपने संबंध को लेके कुछ हद तक कंफ्यूज या लॉस्ट हो सकते हैं। एक कन्फ्यूज़न है। अगर आपका दारा कारक नवमांश में अच्छी स्थिति में है, जैसे गुरु के नवमांश 9 नंबर में, कोई सी शुभ नवमांश में,
शुक्र के साथ बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो डरने की कोई बात मैं नहीं मानता। इस तरह से हमें पता लगता है कन्फ्यूज़न का कि ये व्यक्ति संबंध को लेके कन्फ्यूज़ रहेगा, इवन होने के बाद भी कन्फ्यूज़ हो सकता है। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा, हम बात करेंगे एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट की। ठीक है, अब रेट्रो प्लैनेट क्या होता है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा संबंध कार्मिक है या नहीं। तो कार्मिक है या नहीं, सेम प्लैनेट उठाओ, जैसे यहाँ बुध रेट्रो है तो बुध के नंबर लिखो 3 और 6। आपने देखा आपका दारा कारक 3 और 6 में ही बैठा है। ये दिखाता है कि आपका संबंध निश्चित कार्मिक है। कोई व्यक्ति आपको ढूंढता हुआ आएगा, चाहे आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आप कह दें कि मुझे संबंध में जाना ही नहीं है, तब भी कोई व्यक्ति आपको ढूंढता हुआ निश्चित आएगा। यह है दारा कारक की शक्ति, यह है उसका कार्मिक होना। कई लोग पूछते हैं क्या कार्मिक लेसन हो सकता है? भाई अपना रेट्रो प्लैनेट देखिए, रेट्रो प्लैनेट का नवमांश लिखिए। आपका रेट्रो प्लैनेट है लेट्स से शनि। शनि के नवमांश कौन कौन से होते हैं? 10 और 11। आपने देखा कि यार 10 और 11 मतलब शनि की दो राशियाँ होती हैं, मकर और कुंभ। अच्छा, 10 और 11 में ही तो मेरा दारा कारक है। इसका अर्थ है कि आपको संबंध में कोई व्यक्ति ढूंढते हुए आएगा। कोई शक नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई लॉस्ट होना नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे केवल मैच मेकिंग के अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका दारा कारक है सामने वाले पर्सन का वही आत्म कारक बन गया। आपका दारा कारक है शुक्र, सामने वाले पर्सन का दारा कारक है आत्म कारक है शुक्र। आपका दारा कारक है शनि, उसका दारा कारक है, उसका आत्म कारक है शनि, तो आपका दारा कारक उसका आत्म कारक बन सकता है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा फलित पॉइंट ये देखा जा सकता है कि आपका दारा कारक जिन राशियों को दिखाता है, जैसे आपका दारा कारक है मंगल, तो मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है? कैप्रिकॉन मकर, और नीच राशि होती है कैंसर कर्क। तो आपके जीवन साथी की लगन या चंद्र राशि मकर या कर्क में से हो सकती है। अगर वो मकर है तो सीधा भाग्य उदय है, और अगर वो कर्क है तो कुछ डाउनफॉल संबंध में रह सकता है, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है अपने संबंध को सस्टेन रखने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। तीसरा, आपका जो दारा कारक है उस ग्रह का नाम लिख लीजिए। मेरा दारा कारक है मंगल, मंगल की दो राशियां 1 और 8। मेरा दारा कारक है शुक्र, शुक्र की दो राशियां 2 और 7। मैंने इनका नाम लिखा और मैंने जीवन साथी की कुंडली में देखा कि उसकी तो लगन ही 2 और 7 में से है, उसकी तो चंद्र राशि ही 2 और 7 में से है। इसकी संभावना भी बहुत हद तक प्रबल होती है। अब आप कहेंगे किस केस में कौन सी प्रिडिक्शन काम करेगी? तो मेरा मानना है कि उन केसेस में जिनमें आप रिलेशन को मैरिज में लेके जाना चाहते हैं बट परिवार की तरफ से कोई विरोध है, उच्च राशि नीच राशि का कॉन्सेप्ट काम करेगा। और उन केसेस में जहाँ पर आप जीवन साथी के लिए परिवार के ऊपर निर्भर हैं कुछ हद तक, वहाँ पर द्वितीय कॉन्सेप्ट काम कर सकता है, जो कि उसकी प्लैनेट की राशियों के बारे में है। इसके बाद बस एक कॉन्सेप्ट और, होने को बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, हजारों कॉन्सेप्ट मैं आपको दे सकता हूँ एक धारा कारक से अपने संबंध की उस डिटेल तक जाने के जो लोगों को सप्तम भाव सप्तमेश से नहीं मिलती। एक कॉन्सेप्ट, और वो है दारा कारक का रिलेशनशिप में सर्वाइवल को या समस्याओं को दिखाना। कई बार होता है कि आप अपने जीवन साथी को लेकर कंफ्यूज हैं, विवाह होगा या नहीं होगा। अगर आप अपने दारा कारक को नवमांश में शनि के साथ बैठा हुआ पाते हैं, या फिर नीच का पाते हैं, या फिर अपने मरण स्थान में बैठा हुआ पाते हैं, जैसे शुक्र का मरण स्थान 6ठा भाव, चंद्रमा का मरण स्थान 8म भाव, सूर्य का मरण स्थान 12वां भाव, उसी तरह और प्लैनेट होगा, जैसे गुरु का मरण स्थान 3रा भाव। अपने दारा कारक को शनि के साथ बैठा हुआ पाते हैं नवमांश के अंदर, गुरु शनि के साथ बैठा हुआ पाते हैं, 6ठे 8वें 12वें मतलब थोड़े पीड़ित भावों में है, नीच का है, नीच का होना ज़्यादा परेशानी भरी चीज़ है। या फिर तीसरा, अपने मरण स्थान में बैठा हुआ पाते हैं, तो ये संबंधों में
समस्याओं को या फिर चुनौतियों को, चैलेंजेस को दिखाता है। तो कम समय में मैंने ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। अगर आपको पसंद आता है तो जैसा मैंने कहा, हजारों वो तरीके हैं जिनसे उन डिटेल्स को भी जाना जा सकता है जो लगन या नवमांश से संभव नहीं हो पाते हैं। तो और कुछ समझना चाहते हो, कुछ स्पेशल जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं उसके ऊपर भी केंद्रित एक सेशन तुम लोगों के लिए ला सकूं, आप लोगों को उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस महसूस हो पाए। अब हम कोशिश करेंगे नवमांश में ये समझने की कि आपका दारा कारक जिस नवमांश में है उसका क्या गहरा कार्मिक कहना आपसे है। उस चीज़ को अब देखते हैं। नवमांश वास्तविकता है। लगन कुंडली का दारा कारक वो मुखौटा हो सकता है जो आपके व्यक्ति ने धारण कर रखा है, लेकिन जब आप उसे गहराई से जानते हैं, समझते हैं, तो उसका प्रोटोटाइप, उसके लुक्स, उसका बिहेवियर, उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, उसकी मैच्योरिटी, ये सब नवमांश के आसपास घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। जब मैं कहता हूँ आपका दारा कारक मेष नवमांश में है, तो इसका अर्थ है कि नवमांश कुंडली में जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, आपका दारा कारक वहाँ पर उपस्थित है, ना कि उसकी लगन में। जब मैं कहता हूँ आपका दारा कारक वृषभ नवमांश में है, तो इसका अर्थ है कि नवमांश कुंडली में जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, आपका दारा कारक वहाँ उपस्थित है। जब मैं कहता हूँ कि ये मिथुन में है, तो आप समझ चुके हैं कि जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको आपके दारा कारक को देखना है। अब हम शुरुआत करेंगे मेष नवमांश से। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि नवमांश में दारा कारक उस वास्तविकता को दिखाता है जो आपका पार्टनर, जीवन साथी धारण करता है। ये उसका प्रोटोटाइप है, उसका बिहेवियर है। तो अगर दारा कारक मेष नवमांश में है, तो मेष नवमांश पहल का, इनिशिएटिव का नवमांश है। आपका जीवन साथी बाहर से कितना ही दिखाई दे कि ये काम बिहेवियर है, संतुष्ट बिहेवियर है, इनिशिएटिव्स नहीं लेता है, पहल नहीं करता है, रिस्क टेकर नहीं है, लेकिन जब आप उसको गहराई से जानेंगे, जब आप उस संबंध में इंगेज हो जाएंगे, जब उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध फिक्स हो जाएगा, तो सबसे बड़ा परिवर्तन यही दिखाई देगा कि वो व्यक्ति जो अब तक इनिशिएटिव या पहल नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति जो अब तक दबा दबा था, अपनी बातें अपने तक रख रहा था, एकदम से वो इनिशिएटिव्स लेने लगा, वो पहल करने लगा। जो अब तक आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा था, जैसे ही संबंध प्रगाढ़ होता है, वो आपके लिए इनिशिएटिव्स लेता है, आपके लिए जोखिम लेता है, आपके लिए खतरे मोल लेता है, आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है, वो जिम्मेदारी धारण करने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा कि दारा कारक मेष नवमांश में ये दिखाते हैं कि जीवन साथी यहाँ पर कोशिश कर रहा है नई पहल की, अपने तरफ से इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर सके। शुरुआत में ऐसे केसेस में कई बार देखने को मिलता है कि पर्सन क्वेश्चन कर रहा है, आप मतलब खुद ही सवाल कर रहे हैं कि मैं इस पर्सन के साथ हूँ, जीवन साथी के साथ हूँ, लेकिन ये व्यक्ति कोई पहल नहीं करता। लेकिन जब उस चीज़ को आप थोड़ा समय देंगे, तो वही पॉजिटिव चेंज आपको यहाँ होता हुआ दिखाई देगा। कई बार ऐसी ही वजह से संबंध उस स्टेट तक जा ही नहीं पाते। आपने 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन देखा, क्योंकि उसने इनिशिएटिव नहीं लिया, आप चले गए, उस चीज़ से निकल गए आगे, और यही सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है। दूसरी बात है कि पॉजिटिव्स के अंदर, इस पर्सन के अंदर मंगल और सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जाएं होंगी। पॉजिटिव ऊर्जाओं का मतलब है कि आप इस पर्सन से डिमांड कर सकते हैं कि आपके लिए पहल करे, इनिशिएटिव्स ले, ये पर्सन आपके लिए कोशिश करे सूर्य और मंगल को चैनलाइज करने की। इनको चैनलाइज करने का अर्थ क्या होता है? चैनलाइज करने का अर्थ होता है कि आपको जहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए, जहाँ आपका स्टेटस होना चाहिए, जहाँ आपका नाम, फेम होनी चाहिए, जो सूर्य की ऊर्जा, वो आपको इस जीवन साथी के माध्यम से मिले। अब तक अगर आपको कहीं पे मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, आपका मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, क्लियर नहीं हो रहा, उससे क्या होगा? उससे आपका नेम बढ़ेगा, फेम मिलेगी आपको। अब तक नहीं हो पा रहा है, जीवन साथी आता है, कोई संबंध बनता है, उसकी संभावना बन गई। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को और जोड़िए। ये सूर्य और क्या दिखाता है? सम्मान वो परिवार में भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट में भी हो सकता है, समाज में भी हो सकता है। तो अपर कास्ट में संबंध,
ऊंचे स्टेटस वाले लोगों के साथ जुड़ जाना, ये सारी संभावनाएं हैं मेष नवमांश की। मेष नवमांश की मूल शक्ति है पहल करने की, इनिशिएटिव्स लेने की। ऐसे केसेस में अगर ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि मेष नवमांश में धारा कारक और आप किसी ऐसे परिवार का हिस्सा हैं जिसने अब तक संबंधों में इनिशिएटिव्स नहीं लिए हैं, जहाँ पर बस संबंध कर दिए जाते हैं बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना डिस्कस किए, और आप चाहते हैं कि ये चीज़ बदले और आप उसका पार्ट बने, उस प्रोटोटाइप का पार्ट बने कि आपसे भी पूछा जाए। वो पहल करना यहाँ पे होता है। नेगेटिव्स के अंदर जैसा मैंने कहा, जीवन साथी इन समस्याओं को या बातों को कभी नहीं छुपा सकता। तो वो नहीं छुपा सकता अगर उसके जीवन में या उसके परिवार में उसके सिबलिंग्स हैं, तो निश्चित रूप से उसका अपने भाई बहनों के प्रति रुझान होगा। तो आप वर्सेस भाई बहन, आप वर्सेस उसके फादर अगर कभी हुए, तो मेरा मानना है कि वो अपने पिता या अपने भाई बहनों का पक्ष ज़्यादा लेने की कोशिश कर सकता है। दूसरा, आप इसके बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पर वो गुस्सैल होना, वो चिड़चिड़ापन भी जैसे जैसे संबंध बढ़ता है वैसे वैसे दिखाई दे सकता है। जल्दबाजी दिखाई दे सकती है। कई बार मैं ऐसे केसेस देखता हूँ जहाँ पर जो व्यक्ति है उसको दूसरी फैमिली से, दूसरे परिवार से बात नहीं करनी थी, बट हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में उसने उस चीज़ को कर दिया। दारा कारक मेष नवमांश के अंदर था। मेरा मानना है 28 की उम्र, कॉज मेष नवमांश मंगल का है, मंगल 28 में मैच्योर होते हैं, तो 28 की उम्र के आसपास जीवन में संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, बहुत विशेष परिवर्तन घटित होना चाहिए। अब मान लीजिए मेष नवमांश में ही सूर्य और बैठा हुआ हो, तो ओवर स्टेटस का पर्सन हो सकता है कि ऐसे पर्सन है, ऐसा जीवन साथी है जिसका स्टेटस हमारे परिवार में किसी से भी मैच नहीं होता, इतना बड़ा है। लेकिन पृथकता भी हो सकती है, क्योंकि हमने कवर करा है पीछे सेशन में कि सूर्य पृथकता का कारक भी है। अगर यहीं ये मंगल अपने मरण स्थान में है या फिर ये प्लैनेट अपने मरण स्थान में है, तो ये इन रीडिंग्स को नकारात्मक कर देगा। और अगर उच्च स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, जैसे कि यहाँ सूर्य ही बैठा हुआ है दारा कारक बन के, मेष नवमांश में उच्च का हो जाएगा, तो इस स्थितियों को और बेहतर बना देगा। तो आप पूरा सेशन अगर देखेंगे तो इन रीडिंग्स के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट के लिए को गो थ्रू कीजिएगा। अगर हम बात करें वृषभ नवमांश की, तो वृषभ नवमांश वास्तविकता है आपके जीवन साथी की। आपका जीवन साथी वृषभ की ऊर्जाओं को नहीं छुपा सकता। मेरा मानना है उसकी कुंडली में ही चंद्रमा या शुक्र महत्वपूर्ण प्लैनेट होने चाहिए, या अधिकतर प्लैनेट चर राशियों में या फिर इवन राशियों में, सम राशियों में, जैसे कि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, इनमें बैठे हुए होने चाहिए। जनरली वृषभ नवमांश का संबंध जो है वो स्थिरता से है। जब आपका दारा कारक वृषभ नवमांश में होता है तो व्यक्ति स्थिरता चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरा संबंध रोलर कोस्टर राइड की तरह ना हो, मुझे मेरे परिवार में मान सम्मान मिले, जीवन में स्थिरता हो और साथ थोड़ा फाइनेंशियल बेटरमेंट मैं विवाह के उपरांत पा पाऊँ। अब तक जो फाइनेंशियली चीज़ें ठीक नहीं हैं, मेरी उम्मीद है कि विवाह के बाद वो बेहतर हो जाए। इतनी सी इच्छाएं या डिज़ायर मैंने वृषभ नवमांश में दारा कारक की देखी हैं। दूसरा, आप जब बात करेंगे अपने जीवन साथी के लुक्स की, तो सुंदर हो सकता है, आकर्षक हो सकता है। उसकी आँखें, जो आँखें होती हैं वृषभ नवमांश में ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। लेकिन स्टिल वृषभ नवमांश क्योंकि शुक्र का है और शुक्र को एक आँख से प्रॉब्लम है, तो इसका अर्थ है कि हाँ, आँखों में सुंदर हो सकती हैं, बट चश्मा होना, कुछ ग्लासेस लगाना या कुछ प्रॉब्लम रहना भी दिखाई दे सकता है। जनरली वृषभ नवमांश में दारा कारक हो तो पार्टनर ममाज बॉय मिलता है, मदर से बहुत प्रभावित व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से पार्टनर लॉयल हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है। पार्टनर से आप कह सकते हैं कि ये स्टब बॉन्ड भी है, थोड़ा जिद्दी भी है, अपनी जिद पे अड़ जाता है। और नकारात्मक चीज़ें, ममाज बॉय होना, मतलब सब कुछ यहाँ पर परिवार, जीवन साथी या विवाह के अंदर निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझ सकते हैं। कारण क्या है? कारण है कि अगर आपका शुक्र मान लीजिए नवमांश में शनि के साथ बैठा है, अपने मरण स्थान 6ठे भाव में बैठा है, तो इसकी नकारात्मकताएं ज़्यादा झलकेंगी, जैसे कि उसका जिद्दी होना, मदर से प्रभावित होना, परिवार का आपके संबंधों में दखलंदाजी करना, चाहे वो आपका हो या फिर आपके इन-लॉज का हो। और अगर ये सकारात्मक स्थिति में है, जैसे कि आपका शुक्र मीन नवमांश में है, तो मीन में वो उच्च का हो जाएगा। जब उच्च का हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से दिखाएगा कि हाँ, यहाँ पर आपके संबंधों से परिवार में इज्जत भी बढ़ेगी और हो सकता है वित्तीय स्थिरता या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप देखें।
तो उसका सकारात्मक नकारात्मक पहलू हमने कवर करा है। आप अगर पूरे सेशन को देखेंगे तो समझ पाएंगे आपके लिए ये सकारात्मक कार्य कर रहा है या फिर कुछ अपनी नकारात्मकताएं झलका रहा है या दिखा रहा है। तो इस बार गो थ्रू कीजिएगा फ्रॉम द बेसिक्स कि कैसे नवमांश में उसका कंजंक्शन होता है। मान लीजिए अगर वही वो शुक्र के साथ चंद्रमा यहाँ विराजमान हो, शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं 2 नंबर के अंदर, तो ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि आपका जो जीवन साथी है वो मदर से प्रभावित होने के साथ साथ कहीं ना कहीं शुक्र चंद्रमा लुक्स में इतना अच्छा दिखता है, स्पेशली अगर ये मेल के लिए है, मतलब आप जीवन साथी में पुरुष की तलाश कर रहे हैं, तो वो इतना सुंदर या आकर्षित करने वाला या मनमोहक दिखाई देता है कि उसके आसपास लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल भी बना सकता है। तो आपको देखना है कि कैसे वो शुक्र को कौन सा प्लैनेट ट्यून कर रहा है नवमांश कुंडली के अंदर, ताकि आप और गहरी चीज़ें इसके बारे में समझ पाए। उसके लिए सेशन का शुरुआत बहुत आपकी मदद करने वाला है। अगर हम बात करें मिथुन नवमांश की, तो मिथुन नवमांश का प्रोटोटाइप क्या है? मिथुन नवमांश का प्रोटोटाइप है कम्युनिकेशन प्लस फ्रेंडशिप। आप मिथुन नवमांश में अगर धारा कारक है तो हो सकता है जीवन साथी से चाहते हो कि भाई तुम्हारी मेरे साथ एक तरह की मित्रता हो और हम कुछ अच्छा कर पाएँ, दोनों कुछ नया स्टार्ट कर पाएँ। स्पेशली जब व्यक्ति कहीं फंस जाता है, कहीं अटक जाता है, कहीं भटक जाता है, तब उसको अपने जीवन साथी की याद आती है अगर धारा कारक मिथुन नवमांश में हो तो। क्योंकि नवमांश वास्तविकता है, आपका जीवन साथी कभी भी मिथुन की ऊर्जाओं को नहीं छुपा पाएगा। मिथुन की ऊर्जाओं को ना छुपा पाने का अर्थ है कि हो सकता है उसके घर में कोई व्यक्ति हो या कोई लोग हों जो कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है उनके घर के अंदर लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क के अंदर, कार्य के अंदर या जॉब के अंदर लगे हुए हैं। ये उसका प्रोटोटाइप है, वो कुछ भी छुपा सकता है, बट इस चीज़ को छुपा पाना शायद मुश्किल है। बुध को छुपा पाना शायद मुश्किल है। जैसे कई केसेस में धारा कारक का मिथुन नवमांश में होना बुध के साथ, और आपका जो जीवन साथी है वैष्णवाइट है, भगवान विष्णु का साधक है, भगवान विष्णु का पूजक है, पुजारी है, उनके अर्चना में लगा रहता है, क्योंकि बुध उनको भी दिखाते हैं। आपको समझना यह है कि आपके जीवन साथी के प्रोटोटाइप में बुध झलकता है, उसकी लगन पे, उसके चंद्रमा पे बुध का प्रभाव है, उसके पंचम भाव पे बुध का प्रभाव हो सकता है। वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कम्युनिकेशन डोमेन में काम करता है, वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके परिवार में लोग बिजनेस की तरफ ज़्यादा आकृष्ट हैं, या फिर आपका इन-लॉज, आपका जो जीवन साथी का परिवार है वो ऐसा हो सकता है जो कि बुध से बहुत गहरे लेवल पे, गहरे तत्वों पे प्रभावित है, कि वो भगवान विष्णु के पूजक हैं, उपासक हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान है। आप कहेंगे कहाँ मिलना हो सकता है, तो बुध के नवमांश में जनरली पार्क में मिलना, या बुध के नवमांश में जनरली जब गहराई आती है ना संबंध में, कि जब संबंध गहरा होने लगा तब अस्थिरता भी कम्युनिकेशन में ही आती है। तो अगर आपका धारा कारक बुध का मिथुन नवमांश में है तो 2 समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वन इज़ द एक्स्ट्रा मैरिटल एंड सेकेंड इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। मैं मानता हूँ अच्छा या बुरा, अब आप कहेंगे कैसे कह सकते हो कि अच्छा और बुरा हो? जैसे कि इसी बुध के नवमांश में अच्छी बात यह है कि आपका पार्टनर यूथफुल होगा, बहुत उम्र से कम दिखाई देगा, एनर्जेटिक हो सकता है, एक्सप्रेसिव हो सकता है, घर में राजा की तरह हो सकता है, सिंगल चाइल्ड है, 2 भाई बहन हैं तो उनमें उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है, प्राथमिकताएं दी गई हैं उसको, खुद का कुछ करना चाहता है। तो अच्छा या बुरा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि फिकल माइंड हो सकता है, कंफ्यूज भी हो सकता है, कम्युनिकेशन इश्यूज भी आ सकते हैं। कैसे कहें, आपको शुरुआत से देखना है। अगर यही बुध मान लीजिए कुंडली के 6ठे भाव या अष्टम भाव में बैठ जाए, तो 6ठे भाव में अगर नवमांश में ये बैठा हुआ है तो ये सीधा दिखाएगा कम्युनिकेशन एरर हो सकती है। अगर यही बुध नवमांश में अपनी नीच के नवमांश मीन में बैठ जाए तब भी ये इसी चीज़ को दिखाएगा कि कम्युनिकेशन एरर हो सकती है, बातचीत में समस्या हो सकती है। मान लीजिए यही बुध आपका नवमांश में चंद्रमा के साथ है तो ये फिकल माइंडेड या फिर और पुरुष या और स्त्रियों की तरफ आकर्षित जीवन साथी भी दे सकता है, या उसकी तरफ बहुत लोग आकर्षित हों ये भी दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा सेशन को शुरुआत से भी देखना होगा ताकि आप इसके अच्छे और बुरे को अपने अनुसार कैलकुलेट कर पाएँ। बट ध्यान रखिएगा उसका प्रोटोटाइप बुध के आसपास ही घूमेगा, चाहे वो उसका यंग दिखना हो, चाहे उसका एक्सप्रेसिव होना हो, चाहे अपनी बात को प्रायोरिटी देना हो, प्राथमिकता देना हो कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया, जो मैंने आपसे बोल दिया वो बोल दिया,
चाहे उसके घर परिवार पे बुध का अधिक प्रभाव होना हो, कि ये वाणिज्यिक लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। कई केसेस में लोग आते हैं मुझसे कहते हैं कि ये लोग ऐसे हैं हमारे जीवन साथी के परिवार वाले जो अपना हित देखते हैं। भाई आपका दारा कारक बुध के नवमांश में है, वो बैठा है मिथुन में, तो आपका जीवन साथी अपना हित तो देखेगा, उसका परिवार अपना हित तो देखेगा। ये वो वास्तविकता है जो वो नहीं छुपा सकते। जैसे आप आग लगे तो धुएं को नहीं छुपा सकते, उसी तरह इस नवमांश की ये वास्तविकता है जिसे नहीं छुपाया जा सकता। जनरली 32 के बाद ऐसे संबंध अधिक मैच्योर हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि इनके जीवन में एक स्थिरता संबंधों को लेके आफ्टर 32 अधिक आ पाती है। अगर हम कर्क नवमांश की बात करें तो कर्क नवमांश मतलब सुख का नवमांश, कंफर्ट का नवमांश, संबंध की जो प्रोटोटाइप है, संबंध का जो पूर्ण पहलू है, वो कहीं ना कहीं इमोशंस के आसपास घूम रहा है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपके इमोशंस का, आपके स्वभाव का, आपके बिहेवियर का बहुत गहरा प्रभाव आप देखने को मिलेगा, या आप देख पाएंगे। आपको दिखाई देगा कि मेरा जो जीवन साथी है इसका प्रोटोटाइप ही एज अ कॉस्मिक मदर है, या मैं अपने जीवन में एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूँ जो कि कॉस्मिक मदर की तरह हो, मुझको इमोशनल सपोर्ट, मैं उसको इमोशनल सपोर्ट दे पाऊँ। ऐसे लोग जनरली आकर्षित कर देते हैं उन लोगों को या उन आत्माओं को जो कि हीलिंग की तलाश में या हीलिंग की तड़प के साथ कहीं भटक रही हैं या घूम रही हैं, जो हील होना चाहती हैं, बेटर फील करना चाहती हैं, इमोशनली अब तक परेशान थी लेकिन अब अच्छा महसूस करना चाहती हैं। उनको खींच लेने वाला नवमांश है दारा कारक का कर्क नवमांश में होना। जनरल प्रोटोटाइप के अंदर या लुक्स ऑफ पार्टनर के अंदर आप कर्क नवमांश को जनरली एक अच्छा नवमांश कहेंगे। अच्छे का अर्थ है कि फेयर कलर वाला। इसका कलर जो है वो काफ़ी फेयर कलर हो सकता है, सॉफ्ट फीचर्स हो सकते हैं, हार्ड फीचर्स या हार्श फीचर्स, या फिर जो होता है जॉ लाइन टाइप, वो यहाँ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर पर्सन हेल्दी भी हो सकता है, आंखों में गहराई हो सकती है, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ के साथ आप ममत्व फील कर सकें, कंफर्ट फील कर सकें, वो आपको यहाँ अधिक दिखाई देगी। जैसे कंफर्ट फील करने के लिए वाइड चेस्ट हो सकती है, जैसे कंफर्ट फील करने के लिए एक टीचर टाइप या एक बच्चे के जैसे चेहरा हो सकता है, जिसके अंदर से एक रॉयल आउटलुक नहीं आ रहा जो सिंह नवमांश में आता है, या वो मैस्कुलाइन ताकत नहीं झलक रही कि कोई युद्ध में जानने वाला शूरवीर नहीं, कोई मदर तत्व जहाँ पर झलक रहा है, कर्क नवमांश वहाँ पर काम करेगा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है, क्योंकि नकारात्मकता भी है कर्क नवमांश में दारा कारक की, कि दिन प्रतिदिन बदलते हैं। कभी भी आपको कोई पॉइंट नहीं देंगे, जैसे हम कहते हैं कि कमिटमेंट इश्यूज़ कर्क नवमांश के मूल इश्यूज़ में आते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा है या बुरा है, आप बताइए। आप इसको स्वयं समझ सकते हैं। अगर आप देखें कि आपका चंद्रमा अष्टम भाव में है नवमांश के अंदर, या फिर आप देखें कि आपका चंद्रमा 8 नंबर के नवमांश में है वृश्चिक में, या आपका चंद्रमा राहु के साथ है, तो ये उसकी नकारात्मकता किस तरह दिखाएगा, ये उसकी नकारात्मकता दिखाएगा कमिटमेंट इश्यूज़ में। और वहीं अगर आपका चंद्रमा शनि के साथ है नवमांश में, तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति, कर्क नवमांश के जनरली जो दारा कारक कर्क नवमांश में होता है वो ऐसे होते हैं जब आप कहें दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। लेकिन अगर आपका दारा कारक नवमांश में शनि के साथ है, मून विद सैटर्न, तो शायद ये जीवन साथी ऐसी बात ना कह पाए। फिर पता है क्या, फिर ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो कि थोड़ा रूड है, या रूड होने की जगह जहाँ पर रिलेशनशिप मैरिज में जाने में स्ट्रगल कर रहा है, समस्याएं फेस कर रहा है, इसी नवमांश में संभव है। तो शुरू से अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ गहराई में समझ पाएंगे अपने संबंध को लेके। अगर हम बात करें सिंह नवमांश की, तो सिंह नवमांश जैसा शेर है वैसा ही सिंह नवमांश है। यहाँ पर रिलेशन का प्रोटोटाइप सम्मान, लॉयल्टी, रॉयल्टी एंड अच्छी खासी वैल्यूज़ हैं। अच्छे में ये हो सकता है कि जीवन साथी जो है वो लुक्स में चौड़े कंधे रखता है, चमकदार छवि रखता है। आपके परिवार में अब तक ऐसा कोई पर्सन नहीं है प्रोटोटाइप में, लुक्स में, जैसा आपका जीवन साथी है। तो हमेशा उसकी वजह से या उसके प्रभाव से आप अपने समाज में वैल्यू को सोसाइटी में अप होते हुए देखेंगे, ऊंचा होते हुए देखेंगे। और ये नकारात्मक भी हो सकता है अगर यहीं ये नवमांश के अंदर सूर्य नीच का हो जाए, मान लीजिए 7 नंबर के नवमांश में, या मान लीजिए सूर्य सप्तम भाव में चला गया नवमांश के, तो ये कुछ नकारात्मकता भी झल।
ओके, तो सूर्य एज अ दारा कारक में जैसा मैंने कहा, अगर आपका सूर्य मान लीजिए नीच का हो गया है नवमांश के अंदर, लेट्स से सूर्य जो है वो 7 नंबर में है, या फिर सूर्य प्लैनेट शनि के साथ है, या अपने मरण स्थान 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो ये उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियों को अधिक दिखाएगा। जैसे कि संबंध को लेके थोड़ा वरिड होना, संबंध में सेपरेशन को लेके वरिड होना, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आपने किसी के संबंध में रिलेशन के अंदर सेपरेशंस को देखा हो कि हाँ उसका संबंध था मेरे फ्रेंड का, फैमिली के अंदर किसी का, लेकिन उसने सेपरेशन का सामना करा, तो संबंध को लेके जो इच्छा है, डिज़ायर है, वही ख़त्म हो जाए। या फिर उसका नकारात्मक पहलू हो सकता है कि पार्टनर या जीवन साथी जो है बाय नेचर थोड़ा सा इगोइस्टिक है। तो आप शुरुआत ऑफ द सेशन को जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ संबंध में कहाँ इसका नकारात्मक और कहाँ इसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। सकारात्मक ऐसे हो सकता है कि अगर यही सूर्य नवमांश के अंदर मान लीजिए एक्सॉल्टेड है, 1 नंबर के अंदर है, तो ये सीधा सीधा दिखाएगा कि आपका जो जीवन साथी है उसके मिलने के बाद और उसके मिलने से आपके प्रभुत्व में बढ़ोतरी होती है। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जैसे ही संबंध बनता है, कोई कनेक्शन आपका बिल्डअप होता है, आपका वो एग्ज़ाम फाइट हो जाता है, निकल जाता है। तो जीवन साथी के आने से कुछ बेहतर होगा या फिर कुछ डाउनफॉल देखने को मिलेगा। फॉर दैट एक बार शुरुआत ऑफ द सेशन को चेक कीजिएगा, उसी के साथ मिलके ये सेशन कंप्लीट बनेगा या फिर पूरी अंडरस्टैंडिंग देगा। अगर आपका दारा कारक कन्या नवमांश में हो तो कन्या नवमांश जो है बहुत प्रैक्टिकल नवमांश है। कन्या नवमांश में दारा कारक का होना, आपका जीवन साथी एक प्रोटोटाइप में मैं कहूँ, आपका विवाह, आपका जीवन साथी, आपका जो संबंध है बाय नेचर प्रैक्टिकल हो सकता है, बाय नेचर डिटेल ओरिएंटेड हो सकता है, या हो सकता है कि आपने बहुत गहराई से अपने पार्टनर को या जीवन साथी को समझने की कोशिश की हो। आपका जीवन साथी शुरुआत में, संबंध के शुरुआत में या फिर स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा था कि यार ये जो व्यक्ति है शायद मेरे अंदर इतना इन्वेस्टेड नहीं है, शायद इसको चीज़ों को इतना गहराई से नहीं जानना, या ये प्रैक्टिकल नहीं है, और आपको वो गलत लग रहा था। लेकिन जब आप उनने उस पर्सन को गहराई से जाना तो आपको समझ आया कि ये बाय नेचर बहुत प्रैक्टिकल है, डेटा ओरिएंटेड है, इन्फॉर्मेशन लेके ही डिसीजन मेकिंग करता है। मैं तो मानता हूँ आत्मकारक या दारा कारक अगर कन्या नवमांश में आ जाए तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। दो कन्या नवमांश को कुछ लोग जो है वो विवाह के लिए उत्तम नवमांश नहीं मानता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, नकारात्मकता ये दिखाई देती है कि अगर आप अपने जीवन साथी को या आपका जीवन साथी हर चीज़ के, वो होता है ना कि बाल की खाल निकाल देना, वो अगर करने लग जाए तो फिर संबंध बन ही नहीं पाएगा। तो कन्या नवमांश में जैसे आपका दारा कारक जो है वो है प्लैनेट जुपिटर, और जुपिटर लेट्स से कन्या नवमांश 6 नंबर में है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ जीवन साथी बहुत ज़्यादा मीन मीक निकालने वाला हो सकता है। तो इस चीज़ का यहाँ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। और सकारात्मक प्रभाव में जैसा मैंने कहा, कभी भी यहाँ ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी अलग है। हमेशा आपको ऐसा ही लगेगा कि जो चीज़ें मुझे बताई गई, जो तस्वीर मुझे दिखाई गई, जो मुझे समझाया गया, मुझे ऐसा ही पर्सन मिला। अच्छी बातों के अंदर पार्टनर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, प्रैक्टिकल होगा तो वो जानता होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, और पार्टनर या जीवन साथी के साथ मिलके आप भी अपने आप को दुनिया में या सोसाइटी में स्टैब्लिश कर सकते हो। इसका अर्थ है कि अगर पहले कोई काम करने में आपको दिक्कत होती थी, पहले आपको ये लगता था कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, मेरे घर के अंदर मैं चीज़ों को जैसी हैं वैसा देखती हूँ या देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरा सपोर्ट करे, जो प्रैक्टिकल बने, जो ऑर्थोडॉक्स ना हो, जो हमेशा अंधविश्वास में या गलत चीज़ों में ना उलझा रहे, प्रैक्टिकल होके मेरी मदद करे जीवन के उन क्षेत्रों में, जैसे कि जॉब के अंदर, फिनेंस के अंदर, कहीं फॉरेन ट्रैवल के अंदर, मतलब जो रियलिटी है उनके ऊपर काम करने वाला मुझे कोई जीवन साथी मिले। उसके लिए मैं मानता हूँ ये दी बेस्ट नवमांश है, क्योंकि यहाँ पर जीवन साथी आपको एनालिटिकल दिखाई देगा, यूथफुल दिखाई देगा, लुक्स में कम हो सकता है, और एक ऐसा पर्सन होगा जो कि अंधविश्वास एंड और इन चीज़ों से बहुत हद तक दूर होगा। तो कभी भी उस पर्सन के साथ वो कम्युनिकेशन एरर या गैप आप नहीं देखेंगे जो बाय नेचर और नवमांशों में होता है। इसकी एडिशनल बात मैं ये बता देता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि सकारात्मक पहलू तब दिखाई देंगे जब प्लैनेट यहाँ पर अच्छा फील कर रहा है। जैसे कि गुरु है कन्या नवमांश में, गुड है। अगर बुध कन्या नवमांश में है, उच्च का है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर शुक्र कन्या नवमांश में है, जैसे कि वीनस है और उसके सामने लिखा है नंबर 6 नवमांश कुंडली के अंदर, क्या ये अच्छा है? ये अच्छा नहीं है। कारण क्या है? कारण है कि शुक्र वो प्लैनेट है जो कि कन्या नवमांश में नीच का हो जाता है। अगर वहीं आपका ये कोई प्लैनेट है जो कन्या नवमांश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, या कन्या नवमांश में शुक्र के साथ शनि है, चंद्रमा है, मतलब वो प्लैनेट थोड़ा अजीब स्थिति में है, तो वो कुछ समस्याएं भी क्रिएट कर सकता है। कैसी समस्या होंगी?
शुरुआत सेशन की देखिएगा तब पता लगेगा। अगर वो सूर्य है, जैसे शुक्र और सूर्य कन्या नवमांश में है, तो ये दिखा सकते हैं कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं सेपरेशन या एक डिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि वो आपके साथ भी तालमेल नहीं बिठा पाता। कन्या नवमांश में यही एक समस्या होती है, तालमेल का बिठा पाना, दूसरे की बात को सुन पाना। इस नवमांश में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा या बुरा डिपेंड करता है। एक बार शुरुआत ऑफ द सेशन को देखो, टाइम स्टैम्प्स के अंदर जाके, तब एक अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पर बना पाएंगे। अगर हम बात करें तुला नवमांश की, तो तुला नवमांश इज ऑल अबाउट बैलेंस। तुला नवमांश इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। तुला नवमांश इज ऑल अबाउट मैरिज। मतलब आप ये सोच के देखो कि शुक्र या दारा कारक किसी का अगर 7 नंबर में है, नवमांश कुंडली के अंदर 7 नंबर की राशि में है, तो ये तो सीधा ही दिखाता है ना कि आप विवाह को लेके एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक सोचते हो, विचार करते हो, समझना चाहते हो। क्योंकि तुला नवमांश है ही विवाह का नवमांश या बैलेंस का नवमांश। उसमें दारा कारक का आना तो सीधा ही इंडिकेट करेगा कि विवाह को लेके व्यक्ति अधिक सोचता है। कार्मिक प्रोटोटाइप में तुला नवमांश विवाह का है और दारा कारक रिलेशनशिप का प्लैनेट है। ऐसे केसेस में कई बार रिलेशन का मैरिज में जाना या फिर जिस पार्टनर के साथ संबंध में थे उसके साथ ही विवाह होना, ये कुछ बड़े क्वेश्चंस भी मैंने बनते हुए देखे हैं। जनरली दारा कारक जब तुला नवमांश में होगा तो आपका जीवन साथी तुला की खूबियों को कभी नहीं छुपा पाएगा। तुला की खूबियों को वो नहीं छुपा पाएगा। मेरा मानना है आपसे ज़्यादा आपका पार्टनर या जीवन साथी ललायित है कि उसका विवाह हो जाए। हो सकता है आपको संबंध बाहर से ही आ जाए, क्योंकि आपका जीवन साथी इस बात को छुपा ही नहीं सकता कि उसको एक जीवन साथी की, एक पार्टनर की, एक साथी की तलाश है जिसके बारे में वो सोचता है, विचार करता है। हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिले जो कि फैसले नहीं ले पाता, अपनी तरफ से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, जो निष्पक्ष होने की, मतलब बिल्कुल फेयर होने की कोशिश करता है बट नहीं रह पाता। तो उसको इन चीज़ों के समाधान के लिए आपकी आवश्यकता है। आपका जीवन साथी आपसे इन चीज़ों के बारे में बात कर सकता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, मैं निष्पक्ष रहने की, फेयर रहने की कोशिश करता हूँ बट मुझसे नहीं हो पाता है, मैं पहल नहीं कर पाता हूँ, इनिशिएटिव्स नहीं ले पाता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपनी तरफ से बट ऑलवेज लैक। मुझे उम्मीद है या फिर मेरे को तलाश है एक व्यक्ति के जो मेरे जीवन में आए और मेरी मदद करे इन सब कामों को करने में। यहाँ पर तुला नवमांश आता है, क्योंकि तुला मतलब बैलेंस, तुला मतलब मदद करने वाला। तो ये प्रोटोटाइप के अंदर दिखाई देगा कि पार्टनर आपका जीवन साथी जो है उनकी तरफ से ही कोई संबंध आ रहा है। अब लुक्स में क्या हो सकता है? लुक्स के अंदर तुला की सबसे खासियत है डिम्पल पड़ना, तो गालों में गड्ढे पड़ते हैं, तुला की वो खासियत है। सिमेट्रिकल फेस होना, सिमेट्रिकल लाइफ होना। सिमेट्रिकल लाइफ का मतलब है कि आपको आपका जीवन साथी हर चीज़ में वो बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा बिटवीन यू एंड मदर। वो जब बात करेगा तब भी ऐसा लगेगा कि यार हाँ, ये व्यक्ति चाहता है कि हम में बैलेंस बने। तो वो आपको भी बहुत प्रायोरिटी नहीं देगा और पक्ष को या दूसरे पक्ष को भी बहुत अधिक प्रायोरिटी नहीं देगा। तुला नवमांश में सूर्य क्योंकि डेबिलेट करते हैं, यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि आपके विवाह को लेके आपके फादर के साथ आपके जो संबंध है थोड़े डिफिकल्ट हो गए, या आपके जीवन साथी के उसके फादर के साथ संबंध थोड़े डिफिकल्ट इस कैटेगरी में हो गए, या फिर जब विवाह की बात आई तब आपके साइड फादर या उनके साइड फादर को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि तुला में ज़्यादा समस्याएं मैं नहीं देखता हूँ, एक ही समस्या मानता हूँ, जब रिलेशन की बात हो और वो मैरिज में कन्वर्ट ना हो पा रहा हो तब तुला में कुछ समस्याएं ज़रूर होती हैं। ऐसे केसेस में जो मैंने शुरुआत में सेशन करा है, शुरुआती पार्ट है इसका, वो ज़रूर चेक करिएगा, स्पेशली जब रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न की बात हो या विवाह को लेके कन्फ्यूज़न की बात हो। अगर आप देखते हैं कि आपका कोई भी प्लानट है, आपका दारा कारक, और वो बैठा हुआ है लेट्स से वीनस, और बैठा हुआ है तुला राशि में 7 नंबर, और वहाँ पर शनि भी है, शनि के साथ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो अब ये भी तो उसको शेप करेंगे ना। ये कैसे शेप कर रहे हैं? क्या उसकी नकारात्मकता अधिक दिखाई देगी कि जीवन साथी था, रिलेशनशिप थी लेकिन वो मैरिज में नहीं जा पाया, या उसकी सकारात्मकता अधिक दिखाई देगी? शुरुआत में सेशन को एक बार देखिएगा, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वहाँ चल क्या रहा है, पॉजिटिव अदर नेगेटिव। अगर वृश्चिक नवमांश की बात करूँ तो वृश्चिक मतलब छुपा हुआ, इंटेंस, कार्मिक। वृश्चिक नवमांश में तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर आपका दारा कारक वृश्चिक नवमांश में है तो आप रिलेशनशिप में सामान्य रिलेशन की तो उम्मीद ही मत करिए। रिलेशन वहाँ रोलर कोस्टर की तरह है, कभी भी कुछ भी हो जाना, कभी भी संबंध बन जाना, कभी भी बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना, अनब्लॉक हो जाना, बात हो जाना, बंद हो जाना, ये सब वृश्चिक नवमांश की हरकतें, आदतें हैं।
वृश्चिक नवमांश में चंद्रा डेबिलिट करता है, तो पार्टनर के अंदर भी नकारात्मकता चंद्रमा की तरफ से दिखाई देंगी, जैसे कि चीज़ों को लेके बहुत हाइडअप है, बहुत सीक्रेटिव है, बहुत इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, कम बात करता है और अपने में ही लगा रहता है। अब आप कहेंगे क्या ये नकारात्मकता होंगी ही होंगी? मान लीजिए आपका दारा कारक लट से आपका दारा कारक है वीनस, आपने कहा वो 8 नंबर में है सब नवमांश के अंदर। मैं कहूँगा ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर यहीं पर राहु आ जाए, राहु ना हो तो केतु हो, केतु ना हो तो शनि हो। राहु और शनि में अधिक दिखाई देंगे। अगर वो और एफ्लिक्ट हो गया वहाँ पर, या यही शुक्र मान लीजिए, यही 8 नंबर 6th हाउस में आता है, क्योंकि यहाँ 6th हाउस में वीनस का मरण स्थान है, जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन करा है। तो आपका वो कारक जो है उसके भी स्थान को देखिए कि वो किस भाव में बैठा है, कहीं वो उसका मरण स्थान तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए गुरु होता और 8 नंबर यहाँ की जगह यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जुपिटर है, तो मैं यहाँ कहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये मरण स्थान में हो गया। तो इस चीज़ को बस एक बार आप चेक कीजिएगा। अदरवाइज स्कॉर्पियो नवमांश में ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति कितना ही सोचे उसका विवाह ना हो, बट फिर भी पूरा यूनिवर्स, पूरी ईश्वर ये व्यवस्था कोशिश करेगी कि आपका संबंध हो जाए। मैं 2 ही कंडीशंस में ऐसा कहता हूँ, एक तो शनि 7.5 में विवाह कभी भी हो सकता है, और दूसरा वृश्चिक नवमांश में, क्योंकि दोनों ही कार्मिक प्लैनेट्स हैं भाई, दोनों में ही कर्मा क्लियर करने के लिए जीवन साथी मिलवा दिया जाता है, दिया जाता है। समस्या में ये हो सकता है कि आपके संबंध को नज़र लग जाती है, आप जैसे ही पोस्ट करते हो, सोशल मीडिया पे जाते हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन संबंध यहाँ बनता है, इंटेंस होता है, कार्मिक होता है, ऑल ऑफ अ सडन बनता है, एकदम से शुरुआत होती है। और नकारात्मकता उसकी जो मैंने आपको बताई है वो तब दिखाई देंगी जब आपका दारा कारक मरण स्थान में है, या फिर चंद्रमा जैसे कि वृश्चिक नवमांश में है, तो चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है। अब अगर वो अष्टम भाव में और चला गया तो और परेशान हो गया। अब ये सारी चीज़ें मैंने शुरुआत में बताई हैं, तो पूरा अगर सेशन देखोगे तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर धनु नवमांश के बारे में कहूँ तो धनु मतलब ज्ञान, धनु की तो सीधी सी बात है ज्ञान देने वाला। दारा कारक का इसमें होना कोई ना कोई लेसन देगा। रिलेशनशिप में आप कोई लेसन खाएंगे, सीखेंगे, कुछ समझेंगे। और एक बात ज़रूर बता देता हूँ कि अगर आपका दारा कारक धनु में है तो कभी ना कभी आपका आपके संबंध से बाहर भी किसी के प्रति अट्रैक्शन या फिर इंटरेस्ट आ सकता है। आप कहेंगे क्या हमेशा ऐसा होगा? ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है। अगर वहीं धनु में राहु, केतु या शनि, इनमें से कोई प्लैनेट और बैठ जाए तो इसकी संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि धनु नवमांश आपको एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ पुश करता है। मतलब एक लेसन की तरह है कि देखो तुम कुछ अनकल्चर्ड या फिर अन सोसाइटी जो रिलेशंस होते हैं ना, जिनको सोसाइटी अपोज करती है, क्या ऐसे कुछ संबंधों की संभावना बनती है, उनकी तरफ इंटरेस्ट आ सकता है। तो एज गैप बहुत देखने को मिल गया। एज गैप कम है लेकिन कास्ट अलग हो गई, कास्ट सेम है, एज गैप भी नहीं है लेकिन फाइनेंशियल गैप बहुत अधिक है। तो कुछ ना कुछ बड़ा गैप यहाँ देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है पार्टनर कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो धनु की ताकत को नहीं छुपा सकता। धनु की एक ताकत तो मैंने आपको बताई है, तो दूसरी ताकत धनु की क्या होती है? दूसरी धनु की ताकत होती है एजुकेट करना या फिर गाइड करना, एज अ मेंटर होना। तो या तो आपका जीवन साथी प्रोटोटाइप में ही एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ स्कूल टीचर, मतलब कुछ भी ऐसा है जिसके अंदर उसमें टीचिंग स्किल्स हैं, वो कुछ ना कुछ सिखाना, बताना, समझाना चाहता है। या फिर सेकंड हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा लेसन पार्टनर की वजह से या जीवन साथी की वजह से मिले। अब आप कहेंगे धनु नवमांश में तो जनरली अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लेकिन धनु नवमांश में ही आपको लव मैरिज या फिर लव फेलियर्स दिखाई दे सकते हैं। कारण बहुत सिंपल है, कारण है लेसन्स का मिलना। कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई समझ यहाँ पर आती है। अर्ली समय में इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। जनरली धनु नवमांश दारा कारक 16, 18, 22 इन एजेस में एक्टिवेशन में आ जाता है। ऐसे केसेस में अगर कोई संबंध बने तो फिर उसकी याद लंबे समय तक रहती है। बट ओवरऑल यू कैन से कि एक अच्छा संबंध, एक स्थिर संबंध धनु नवमांश में दारा कारक हो तो आपको ईश्वर के माध्यम से प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे आपने नकारात्मक बातें जो कही हैं उनका क्या? वेल, वो वर्क कर सकती हैं, बट आपको शुरुआत ऑफ द सेशन देखना होगा, स्पेशली द एक्स्ट्रा मैरिटल वन। बिकॉज धनु नवमांश में अगर हो कोई दारा कारक तो उसके ऊपर ईश्वर बार बार वो प्रभाव आता रहता है कि यार हाँ एक बार इसको टेस्ट करते हैं। तो आपको या फिर आपके जीवन साथी को ऐसा कोई टेस्ट देना पड़ सकता है। धनु के प्रोटोटाइप में फिलोसोफर, टीचर, गुरु, मेंटर इस तरह के लोग होते हैं। और लुक्स में अगर मैं कहूँ तो लंबा कद, चौड़ा माथा, चेहरे पर हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखने वाले लोग भी आपको धनु के पार्ट बनते हुए दिखाई देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव चेक द स्टार्टिंग
बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से मिलेगी। अगर मैं बात करूँ मकर नवमांश की, तो मकर इज़ अ बैटल फील्ड। दारा कारक का मकर नवमांश में जाना मतलब संबंध का बैटल फील्ड में आ जाना। आपके संबंध को लेके यू गोना फील कि आपकी जगह पूरी दुनिया वहाँ डिसीजन मेकिंग कर रही है। जैसे युद्ध में होता है ना कि संबंध अब एक युद्ध का मैदान है, उसको लेके बैटल लड़नी पड़ती है, फाइट लड़नी पड़ती है। तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज के बड़े स्केल के कन्फ्रंटेशंस दिखाई दे जाए, रिलेशन मैरिज में नहीं जा रहा, इस तरह के कन्फ्रंटेशन, कमिटमेंट इशूज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं वेयर यू फील दैट आप अपने संबंध को एक युद्ध की तरह चला रहे हैं। वो आपको कंफर्ट बाद में देता है, पहले आप उसको हासिल करते हैं। जीवन साथी भी ऐसा हो सकता है जो कि कंफर्ट की जगह युद्ध को प्राथमिकता दे। युद्ध को प्राथमिकता का अर्थ है कि हमेशा वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहे। तो एक ऐसा जीवन साथी देखने को मिलेगा जो कुछ नया काम कर रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है। और जब भी आप उससे बात करोगे ना, ही भी लाइक मेरे जीवन में युद्ध चल रहे हैं, बैटल्स चल रही हैं, मेरे जीवन में संघर्ष बहुत है और मैं खुद को स्थापित करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, संघर्षों को सामना करना चाहता हूँ और सबको दिखा देना चाहता हूँ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। ये मकर नवमांश की आधार भूमि है, आधारशिला है। ओवरऑल एक अच्छा नवमांश है क्योंकि अच्छे नवमांश में अच्छे लुक्स दे सकता है, मैस्कुलाइन लुक्स देता है और जनरली आपको एक फिट पर्सन मकर नवमांश में दिखाई देगा। हाँ, अगर यही मकर नवमांश में लेट्स से आपका दारा कारक है शनि और वो गुरु के साथ बैठा हुआ है मकर में ही 10 नंबर में, तो यहाँ ये नीच का हो गया, तो उसकी परेशानियाँ, उसकी समस्याएं भी ये दिखा सकता है। इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब अगर ये समस्याएं दिखाएगा तो जैसा मैंने कहा चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स दिखाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ऑल ऐसा कुछ नहीं होगा। जनरली यहाँ पर परिवार से, आस पड़ोस से थोड़ी फाइट करनी पड़ती है संबंध के लिए या संबंध को लेकर। कमिटमेंट इश्यूज़ दिखा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, करूँ या ना करूँ विवाह, ऐसा कर सकता है। बट अच्छे में ये बहुत अच्छा नवमांश है क्योंकि यही नवमांश आपको शक्ति देता है इन सारे कन्फ्रंटेशंस को पार करने की। और एक बार विवाह के बाद ऐसा लगता है कि मैंने जंग जीत ली है, तो एक बहुत गजब का सेटिस्फैक्शन आप देखोगे जब कमिटमेंट इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे और विवाह की बात होगी। वरना फील कि मैंने दुनिया अचीव कर ली है, पूरी दुनिया को मैंने हासिल कर लिया है विद दिस वन रिलेशन। अच्छा या बुरा, फॉर दैट चेक द स्टार्टिंग ऑफ द बेसिक्स, ताकि आप गहराई से खुद प्रेडिक्ट चीज़ों को कर पाएँ। अगर कुंभ नवमांश की बात करूँ तो कुंभ एक ऐसा नवमांश है जो कि पिछले जीवन की इच्छा को दिखाता है। कोई अधूरी इच्छा का नवमांश है कुंभ नवमांश। दारा कारक का कुंभ नवमांश में होना, दारा कारक के सामने 11 नंबर लिखा होना सीधा दिखाता है कि इस व्यक्ति की पिछले जीवन में कोई अधूरी इच्छा रही है रिलेशनशिप को लेके। तो अगर आपका दारा कारक 11 नंबर की राशि में है नवमांश कुंडली में, तो आपकी पिछले जीवन से रिलेशनशिप को लेके कोई बहुत गहरी अधूरी इच्छा है जो चली आ रही है। इसमें तनिक भी कोई शक नहीं है, इवन अ सिंगल %। यहाँ पर नए संबंधों की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। हो सकता है लंबे समय तक आप वेट करते रहे कि भैया मेरा ऐसा जीवन साथी है, मुझे चाहिए वही मिले। ये कुंभ नवमांश की मूल इच्छा होती है, मूल आवश्यकता होती है कि मतलब फिल्टर करना, बड़ी चेकलिस्ट होना। इन्हें खुद को नहीं पता कि इन्हें क्या चाहिए, बट कुंभ नवमांश गिव्स यू सेंस कि हाँ यही व्यक्ति आपका व्यक्ति है। ये फीलिंग कुंभ नवमांश ही दे सकता है, दूसरा कोई नवमांश इसके काबिल नहीं है। मेरा मानना है कुंभ नवमांश में एक तो अधूरी इच्छा होती है और दूसरा कुंभ नवमांश का जो प्रोटोटाइप है वो आपको नवमांश का प्रोटोटाइप आपको अधूरी इच्छाओं के साथ साथ काम करता हुआ दिखाई दे सकता है टुवर्ड एनी टाइप ऑफ बिजनेस या फ्रीलांस। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि खुद का कुछ करना चाहता है। आपको यहाँ एक इंडिपेंडेंट सोल या इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी ही देखने को मिलेगी जब भी आपका दारा कारक इस नवमांश को एक्सप्लोर करेगा, समझना चाहेगा। अब यहाँ पर कौन प्लैनेट बैठा हुआ है उसके साथ इसको भी देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुंभ नवमांश में और कोई प्लैनेट है तो उसका भी प्रभाव संबंध पे आता है। कुंभ नवमांश से ही आप अपने संबंध को थोड़ा सा अनकन्वेंशनल कहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं। आउट ऑफ बॉक्स तो वही होता है ना जब इच्छा ही आपकी ऐसी है जो समझ ही नहीं आता आस पड़ोस को या आपको स्वयं को ही कि मुझे क्या चाहिए, यही तो आउट ऑफ बॉक्स होता है। इस तरह के संबंधों की संभावना मैं कुंभ नवमांश में सबसे प्रबल देख पाता हूँ। ये सेशन शुरुआत के साथ कनेक्ट होके देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मैरिटल, सेपरेशन, कन्फ्यूजन, डिटैचमेंट, कार्मिक सब बात करी है। द स्टार्टिंग विल गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सेइंग्स जो मैंने यहाँ करी हैं। अगर यही दारा कारक आपका मीन नवमांश या फिर
पाइसेस नवमांश में हो जाए तो पाइसेस नवमांश जो है वो अनकंडीशनल प्रेम का नवमांश है। इसमें मेरा मानना है कि रिलेशन में पूरी कार्मिक थीम या कार्मिक लेयर भी यही होती है कि आपको बार बार टेस्ट किया जाता है कि आप अनकंडीशनली अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं या नहीं है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस बैठ सकती हैं जिसमें संबंध चल रहा था, एकदम से बंद हो गया, एकदम से ट्रस्ट इश्यूज आ गए। मतलब जो भी होता है आउट ऑफ ब्लू होता है, सडन होता है, पार्टनर से जीवन साथी से आप बात भी नहीं कर पाते क्योंकि बार बार आपको टेस्ट किया जाता है, आपके जीवन साथी को टेस्ट किया जाता है कि तुम अनकंडीशनली कनेक्टेड हो या नहीं। तो कई बार ऐसा इंटरेस्ट हो गया, मन में ऐसा हो गया कि यार कभी मुझे ये इश्यूज़ हुए, कभी मेरे पैरों में दिक्कत हो गई, हाथ में दिक्कत हो गई, तो मेरी मदद करने वाला या मेरी तरफ समर्पित कोई जीवन साथी मिलेगा या नहीं, मीन नवमांश में ही होता है। लुक्स ऑफ पार्टनर में ड्रीमी हो सकता है, सुंदर बोलने वाला हो सकता है, बहुत कोमल व्यक्ति आपको यहाँ दिखाई देगा, ये मेरा मानना है। और अगर मैं प्रोटोटाइप की बात करूँ तो प्रोटोटाइप में जनरली जैसा सब कहेंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, ड्रीमी व्यक्ति होगा, वही बात मैं भी कहूँगा कि आध्यात्मिक हो सकता है, ड्रीमी हो सकता है। मैं एडिशनल आपसे ये कहूँगा कि आध्यात्मिक और ड्रीमी के साथ साथ कुछ फॉरेनर या विदेश के साथ लिंकिंग रखने वाला व्यक्ति यहाँ पर साबित हो सकता है। बट ध्यान रखिएगा, आत्म धारा कारक का मीन नवमांश में होना अगर वो शुक्र के साथ है तो बहुत अच्छा है, और बुध के साथ है तो बहुत ख़राब है। क्योंकि अगर बुध के साथ है तो बुध नीच नवमांश में है और फिर बार बार कम्युनिकेशन एरर या गैप देगा। वन थिंग फॉर श्योर इज़ कि एक बार संबंध बन जाए या एक बार संबंध पूरा हो जाए तो यू गोना फील कि एक ऐसा रिलीफ आपको मिला है जैसे पूरी दुनिया आपने अचीव कर ली हो। कई बार मीन नवमांश के बारे में ही कहा जाता है कि मीन नवमांश जो है वो नवमांश है करुणा का, नवमांश है अध्यात्म का, नवमांश है एस्केपिज्म का, भागने का। मेरी कोई हकीकत है, मेरे को ये हकीकत है कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये मेरी रियलिटी है। बट एस्केपिज्म होता है, जैसे ही संबंध की बात आती है पीछे हट जाता है। आपका जीवन साथी भी ऐसा हो सकता है कि संबंध की बात आई, आगे बढ़ने की बात आई, पर्सन इज ट्राइंग टू कि मैं उससे पीछे हट जाऊँ। तो कई बार कमिटमेंट इश्यूज नकारात्मक में दिखाई दे सकते हैं। बट अगेन एक बार शुरुआत से सेशन को देखो, जैसे मैंने कमिटमेंट इशू कहा है, तो कमिटमेंट इशू के टाइम स्टैम्प में जाके देखो कि वो कब होते हैं, तब जाके आप इसको गहराई से समझ पाओगे। इस तरह से ये सेशन जो है एक दूसरे के अंदर गुथा हुआ है समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इससे कनेक्टेड फील कर पाए हों। अगर कर पाए हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और भी कोशिश करेंगे आपके लिए इस तरह के सेशंस लाने की। और अगर आपको रीडिंग से डिटेल्ड चाहिए तो उसके लिए भी हमें बताइएगा। बी इन टच, कनेक्टेड रहिए। आत्मकारक, धाराकारक, इनके बारे में आप और सेशंस को भी देख सकते हैं, तो उनको भी चेकआउट कीजिए। एंड लेट अस नो, बी इन टच, कनेक्टेड।